जरा सोचिए, एक नेता कैमरे पर खुलेआम ये धमकी दे रहा है, जो हमें वोट नहीं देगा हम उसके घर पर रोलर चला देंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई फिल्मी डायलॉग। ये टीएमसी से जुड़े एक नेता का असली बयान है। और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की बस एक छोटी सी झलक है। और इसी के साथ एक और नंबर देखिए, 91 लाख। ये वो तादाद है उन वोटर्स की जिनके नाम शायद हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं। और फिर ये खबर एक बीजेपी कार्यकर्ता की AK-47 से हत्या। देखिए, ये सब अलग अलग हेडलाइंस नहीं हैं। ये वो टुकड़े हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी और गंभीर तस्वीर बनाते हैं कि पश्चिम बंगाल में दांव पर असल में लगा क्या है। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक और चुनाव नहीं है। नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है, एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। पश्चिम बंगाल 294 विधानसभा सीटें और सत्ता पर काबिज हैं ममता बनर्जी की टीएमसी। आने वाला ये चुनाव एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देगा। क्या बीजेपी पूर्वी भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी? इस पूरे चुनाव पर 3 बड़े विवाद हावी हैं। आज हम इन्हीं तीनों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर, बिना किसी का पक्ष लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे बड़े विवाद से। एक ऐसा मामला जो सीधे सीधे 91 लाख लोगों के वोट देने के अधिकार से जुड़ा है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का ये पूरा मामला। 11.85%। जी हां, पश्चिम बंगाल के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से इतने प्रतिशत लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जाने का खतरा है। अब देखिए, चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया चलाई है जिसका नाम है SIR, यानी सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना। मतलब जो लोग मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम 2-2 बार हैं, उन्हें हटाना। अब बात दिलचस्प तब होती है जब दोनों पार्टियों की कहानी सामने आती है, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। टीएमसी का यह दावा है कि यह असल में बीजेपी और चुनाव आयोग की एक मिलीभगत है, एक साजिश है ताकि असली वोटर्स, खासकर अल्पसंख्यकों के नाम लिस्ट से हटाए जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भाई टीएमसी ने 15 साल के राज में फर्जी वोटर जोड़े हैं और यह प्रक्रिया तो बस उस लिस्ट की सफाई कर रही है। इस पूरी बहस को एक और नजरिए से देखने के लिए ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। पिछले ही साल पश्चिम बंगाल में 1.14 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए थे। अब ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि सिस्टम में गड़बड़ियों की गुंजाइश पहले से ही मौजूद रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो जस का तस है, जिसका साफ जवाब किसी के पास नहीं। वो ये कि इन 91 लाख नामों में से कितने असली वोटर हैं जिन्हें शायद गलती से हटा दिया गया, और कितने वाकई फर्जी थे। जब तक इस पर पूरी पारदर्शिता नहीं आती, तब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े विवाद पर, हिंसा और डर का माहौल, मतलब पॉलिटिकल थ्रेट्स। जरा उस बयान पर वापस चलते हैं जो हमने शुरू में सुना था। सत्ताधारी पार्टी का एक नेता कैमरे पर खुलेआम कह रहा है, अगर वोट नहीं दिया तो घर तबाह कर देंगे। एक लोकतंत्र में ऐसे बयान का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? और बात सिर्फ धमकियों तक ही नहीं रुकी है। कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता की AK-47 से हत्या कर दी गई। AK-47 ये कोई आम हथियार नहीं है। इसका इस्तेमाल साफ साफ एक संगठित प्री प्लान्ड हिंसा की तरफ इशारा करता है। ये कोई आम क्राइम नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय बलों ने उनके काफिले पर हमला किया और उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? तथ्य ये हैं कि चुनाव आयोग ने राज्य के 97% पोलिंग बूथों पर रिकॉर्ड 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात किए। इसके बावजूद अगर हिंसा की खबरें आती रहीं तो ये बंगाल की जमीनी हकीकत की गहराई को दिखाता है। और अब बात तीसरे और शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से विस्फोटक मामले की, यानी केंद्रीय एजेंसी का सवाल और आईपी की गिरफ्तारी। IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये वो संगठन है जो टीएमसी की पूरी चुनावी रणनीति तैयार करता है। और हुआ ये कि चुनाव से बस कुछ ही हफ्ते पहले इसके को-फाउंडर विनेश चंदेल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल कोयला घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर भी कहानी के 2 अलग-अलग पहलू हैं। टीएमसी का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल अरेस्ट है जिसका मकसद साफ है, चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को कमजोर करना। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कोयला घोटाला तो असली है, ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और कानून बस अपना काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है,
क्या ये महज एक संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति? जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। हर बड़े राज्य चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। ये हमने राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा और अब बंगाल में देख रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले की ये टाइमिंग ऐसे सवाल खड़े करती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो चलिए अब इन तीनों अलग अलग विवादों की कड़ियों को जोड़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि असल तस्वीर क्या बन रही है और इस सब के बीच आम वोटर खुद को कहां पाता है। देखिए, 91 लाख वोटरों का मुद्दा सीधे सीधे प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। धमकियां और हिंसा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के होने पर ही सवाल खड़े करती हैं और आईपैक की गिरफ्तारी इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है कि राजनीतिक लड़ाइयों में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल आखिर कैसे हो रहा है। लेकिन इन सारे विवादों और राजनीतिक खींचतान के पीछे एक बड़ी सच्चाई है और वो है पश्चिम बंगाल का आम वोटर, वो किसान, वो मजदूर, वो छोटा दुकानदार जो इस सब के बीच में फंसा हुआ है। उसे क्या चाहिए? उसे रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सबसे बढ़कर बिना किसी डर के अपना वोट डालने का बुनियादी अधिकार चाहिए। और ये डर बेवजह नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें दोनों ही पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए थे। तो सबसे बड़ा और डरावना सवाल यही है, क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? तो आज का सबसे बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल में जीतेगा कौन? टीएमसी, बीजेपी या फिर इन दोनों की लड़ाई में खुद भारतीय लोकतंत्र की जीत या हार होगी? अगर ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर सिर्फ शोर नहीं बल्कि तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए तो इस विश्लेषण को दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। बंगाल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इससे जुड़े हर जरूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना